हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर्स टुडे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का आज का सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम इंडिया के जो प्लेट्यूज हैं, जो प्लेन्स हैं और माउंटेन्स को स्टडी करेंगे, लेकिन वो अभी फर्स्ट टाइम होगा, यानी इसी क्लास में सब ये सेक्शन एंड नहीं होने वाला है, यानी इसका एक और पार्ट आपको स्टडी कराया जाएगा। री एग्जाम 51 का ये बैच हम डिस्कस कर रहे हैं। आप री एग्जाम 51 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास और उसके पीडीएफ वहीं मिल जाती हैं और जो प्रिपरेशन आपकी है वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चल रही है। एग्जाम के पहले आपका ये कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाने वाला है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आल्सो। डेली एक सेशन होता है। आईसीटी टीचिंग रिसर्च होली के बाद शुरू होगा और उसकी लंबी क्लासेस होंगी। इसके अलावा जीडीसी का अभ्युदय बैच स्टार्ट हो चुका है। अभ्युदय बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 31 मई तक चलेगा। ऐप पे आप जाके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एक एडवांटेज मैंने ऐड ये कर दिया है, कुछ एस्पिरेंट की रिक्वेस्ट पे जो इस कोर्स में एनरोल हुए हैं वो यूपीएचसीएससी भी दे रहे हैं 51 का एग्जामिनेशन। तो जो यूपीएचसीएससी के सेक्शंस हैं, जो जीडीसी के सेक्शंस जैसे हैं या वही टॉपिक हैं, उनको मैं जीडीसी के एग्जामिनेशन से निकालूंगा और जो सिलेबस से, और उसको यूपीएचसीएससी 51 से पहले अभ्युदय बैच में खत्म करेंगे, ताकि उनको डबल एडवांटेज हो कि कोर्स वो अभ्युदय में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन री एग्जाम में उनको एडवांटेज मिले। तो आप भी जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपको द टीचर्स टुडे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और द टीचर्स टुडे का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पे आपको ये कोर्स दिखाई पड़ेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेमेंट होगा, जो फीस होगी, वो पे करके। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर पीडीएफ का सेक्शन जिसको हम स्टडी भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बांगर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बांगर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? उत्तरी मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर की प्रमुख विशेषता क्या है? खास बात देखते हैं एक फिगर के थ्रू कि ये जो सेक्शन है, एक रफ फिगर के थ्रू ही हम इस बात को समझेंगे। ये है हिमालय, फिर उसके साउथ में एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार, और बीच में जो पार्ट है ये पार्ट है मैदान यानी प्लेन। ये है प्लेन। इस प्लेन को हम पैरेलल डिवीजन में अगर डिवाइड करें तो सबसे ऊपर से लेकर के नीचे तक, सबसे ऊपर पहले बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला प्लेन होगा जिसे हम कहते हैं भाभर। ये ग्रेनुअल पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर बजरी से बना होगा। और दूसरा, उसके ठीक पैरेलल जब हम आएंगे तो एक और मैदान मिलेगा जिसे हम कहेंगे तराई रीजन। इसके ठीक नीचे होगा एक और रीजन जिसे हम तराई कहते हैं। तराई रीजन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तराई रीजन में वाटर यानी पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, प्रॉपर ड्रेनेजिंग नहीं है। तराई रीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तराई रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये डिजीज वाला इलाका है जिसमें मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी और दूसरे इंसेक्ट्स होंगे। तराई रीजन में वाटर इकट्ठा रहता है, मार्शी लैंड है, दलदली भूमि है, इसीलिए बहुत ज्यादा यहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है सॉइल में। फिर उसके बाद का जो मेन रीजन है प्लेन वाला, उसे हम कहते हैं जलोढ़ मैदान या अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल प्लेन या जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मैदान। ये दो टाइप का है। एक है खादर
और दूसरा है बांगर। बांगर जो है वो ओल्ड अलुवियल है। बांगर क्या है? ओल्ड एल्यूवियल। खादर क्या है? न्यू एल्यूवियल। यानी खादर नई जलोढ़ है, बांगर पुरानी जलोढ़ है, जहां पर हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जलोढ़ मैदान, जिसे हम बांगर कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अलुवियल सॉइल बांगर इन द नॉर्दर्न एरिया? अब ये पुराना है तो इसमें कंकड़ पत्थर जैसी स्थिति भी होती है, ड्राई एरिया होता है, अपर पार्ट होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हवाओं का और पुराना होने की वजह से इरोड भी हो चुका होता है। अब देखते हैं, अधिक नमी धारण करने की क्षमता, हाई मॉइस्चर रिटेंशन नहीं, अधिक नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो या तो खादर में होती है या किस में होती है, या ये ब्लैक सॉइल में होती है, या जिसे हम रेगुर भी कहते हैं। चलिए, तो पहला गलत हो गया। नई बाढ़ द्वारा निरंतरित निक्षेप, नई बाढ़ आएगा तो ये क्या होगा? ये खादर होगा। और खादर का ही एक नैरो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नदी के किनारे का पार्ट, कछार एरिया। चूने के गांठों या कंकड़ की उपस्थिति, चूने, मैंने कहा ना कि थोड़ी थोड़ा कंकरीला हो जाता है। और चूने की गांठें क्यों बन जाती हैं? ड्राई एरिया होता है ना, जो शुष्क क्षेत्र होता है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और जिसमें साल्ट यानी नमक जो है और चूना जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और ऊपर के पार्ट में हल्का इरोजन भी होता है, इसलिए चूने की गांठें बाहर आ जाती हैं। तो चूने के गांठें और ये लाइम मॉड्यूल्स जिसे कंकड़ कहते हैं, ये उपस्थित रहता है कहां पर? बांगर रीजन में, याद रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे चूने कंकड़ जो है चूने के, वो मिलते हैं इसमें बांगर रीजन में। तो बांगर क्या है? ओल्ड एल्यूवियल है और वेस्टर्न यूपी की पहचान है। बांगर कहां की पहचान है? वेस्टर्न यूपी की। ईस्टर्न यूपी में तो बारिश ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर खादर प्लेन मिलते हैं। नेक्स्ट, विच रिवर सिस्टम ब्रिंग्स द मैक्सिमम एल्यूवियल डिपॉजिट इन द नॉर्दर्न प्लेन? उत्तर के मैदानों में सर्वाधिक जलोढ़ अवसाद किस प्रणाली द्वारा लाया जाता है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी? तो नर्मदा तो है नहीं क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में है नहीं है। क्वेश्चन आपसे रिवर के फॉर्म में पूछा जा रहा है। जब भी कभी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है कि वो टॉपिक तो जो दिया हुआ है वो एस्पिरेंट पढ़ रहा होगा। हमें क्या पूछना है? हमें थोड़ा सा ऐसा पूछना है क्वेश्चन, क्या वो पढ़ पाया है, वहां तक सोच पाया है या नहीं सोच पाया है। अब 3 सिस्टम्स की ये चर्चा कर रहा है क्वेश्चन। ये है इंडस सिस्टम, और बात किसका कर रहा है? नॉर्दर्न प्लेन का। तो इंडस सिस्टम की ज्यादातर नदियां कहां पे हैं? भारत से बाहर है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, गंगा सिस्टम, 2 नदियों के संगम से निकल रही है गंगा, और फिर यही भारत की, उत्तर भारत के मैदान की मेन रिवर सिस्टम है जो ज्यादातर डिपॉजिट करती है। तो मेन कौन है? गंगा रिवर सिस्टम, जिसकी नदियां साउथ से भी आके मिलती हैं, नॉर्थ से भी आके मिलती हैं। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, 2 नदियां, ये नदी है गंगा और ये है उसकी नदी यमुना। गंगा एंड यमुना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गंगा और यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिन्होंने क्या बनाया है? नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन बनाया है। ठीक, अब दूसरी, एक और रिवर है ये, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन है वो ज्यादातर पार्ट यूपी में है, ज्यादातर पार्ट बिहार में है, ज्यादातर पार्ट बंगाल में है, और इस पूरे रीजन की जो मेन रिवर है वो है गंगा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम और साउथ में है, या सेंट्रल अपलैंड्स का पार्ट है, केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, जिसके नॉर्थ में विंध्यन रेंज और साउथ में
एक रेंज है जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है और ये विंध्यन रेंज है और बीच से आती है नर्मदा। मेन रिवर कौन होगी? गंगा और यमुना, जिसने क्या बनाया है? मैक्सिमम अलीवल डिपॉजिट। और गंगा और उसकी सहायक नदियों ने कौन कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नदी वाले सिस्टम आगे पढ़ेंगे। साउथ में सोन और यमुना उसके मेन रिवर्स हैं जो बनाती हैं ज्यादातर डिपॉजिट। तो ये जो मैदान है वो गंगा नदी का माना, इसीलिए ग्रेट प्लेन्स को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन 3 पार्ट? ये है अपर गंगा प्लेन, ये कंपेरेटिवली ड्राई एरिया है और बांगर का रीजन है। फिर है मिडिल गंगा प्लेन, फिर ये बंगाल वाला जो रीजन है ये है लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द भाभर बेल्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन? अभी हमने बात की कि ठीक हिमालय की जो शिवालिक रेंज है, हिमालय की कौन सी? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के साउथ में ये है मिडिल हिमालय और ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक। इसके ठीक नीचे ग्रेनुअल पेबल बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्या किए हैं? नदियों ने डिपॉजिट कर देती है। नदी सबसे पहले प्लेन में जब उतरती है, स्लोप से प्लेन में आएगी तो स्लोप कम होगा, नदी की स्पीड कम होगी। नदी का स्पीड कम होने से उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी, तो कंकड़ पत्थर वो छोड़ देगी। फिर इसी कंकड़ पत्थरों के बीच से नीचे वो होके बहती है और फिर ब्रेक होती है, फिर वो निकलती है तराई रीजन में। फिर से कहां निकलेगी? तराई रीजन में। ये इसके नीचे एक बेल्ट है तराई रीजन में। तो 8 to 16 किलोमीटर का ये जो भाबर का बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में क्या है? क्ले एंड वाटर लॉजिंग नहीं, क्ले एंड वाटर लॉजिंग किसका साइन है? तराई। ठीक। मार्शी एंड टॉल ग्रासेस, ये किसका रीजन है? ये तराई। पेबल स्ट्रेन एंड हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कंकड़ पत्थर बनी और अत्यधिक पारगम्य, मतलब पानी उसमें अंदर से प्रवेश कर जाता है। राइट आंसर यही होगा। ये किसकी खास बात है? ये खास बात है भाबर की। ठीक है। फ्रेश सिल्ट से क्या कवर होता है? कवर्ड एनुअली बाय फ्रेश सिल्ट। ये कौन सा प्लेस है जो हर बार फ्रेश सिल्ट से, नई सिल्ट से ढक जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खादर, या कभी कभी कछार रीजन भी आता है। कभी कभी कौन सा रीजन? कछार रीजन। वाई इज द क्लाइमेट ऑफ द तिब्बतन हिमालय डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय? तिब्बती हिमालय की जलवायु महान हिमालय से भिन्न क्यों है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले के तरीके से नहीं, उससे टफ आएंगे। आसान तो हम पढ़ ही लेंगे फैक्चुअल में, थोड़े से टफ आएंगे। इसलिए आसान कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है आसान कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट यूपीएससी भी दे रहा है, वो जीडीसी भी दे रहा है, तो हम आसान और मुश्किल दोनों लेके चलेंगे। वाई इज द क्लाइमेट ऑफ द तिब्बतन हिमालय डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय? तिब्बती हिमालय से जलवायु महान हिमालय के भिन्न क्यों है? अत्यधिक ऊंचाई के कारण, मानसूनी पवनों से दूरी के कारण। देखिए, ज्वालामुखी चट्टानों की प्रधानता, तो ज्वालामुखी तो है नहीं, हिमालय में ज्वालामुखी है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही प्लेटें कॉन्टिनेंटल मार्जिन की हैं। भारतीय प्लेट कॉन्टिनेंटल मार्जिन की है और तिब्बत जो कि ईयू प्लेट का पार्ट है वो भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। तो जब दो प्लेट टकरा रही हूं, भारतीय प्लेट टकरा रही है, तिब्बतन प्लेटों के नीचे सबमर्ज हो रही है, तो वहां पर कभी भी
वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी नहीं होगा। अर्थक्वेक आएंगे, हिमालय इंडिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक प्राइम रीजन है, लेकिन वहां पर नहीं है ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट, घने, कह रहा है तिब्बत में घना नहीं है, घना फॉरेस्ट तिब्बत में है ही नहीं। तिब्बत में क्या है? घना फॉरेस्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कभी हमारे दिमाग में तिब्बत आता है तो ग्रीन लेस माउंटेन्स आते हैं, हरियाली रहित पहाड़ आते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये एरिड रीजन है, या कह लें ड्राई रीजन, या ये कह लें कि इंडियाज लोएस्ट, भारत का सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहां होती है? भारत की सबसे कम वर्षा होती है लेह में, बिलो 25 सेंटीमीटर एनुअल, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनसूनी विंड्स, हाइयर एल्टीट्यूड, देखिए हाइयर एल्टीट्यूड तो हिमालय भी है, हाइयर एल्टीट्यूड तिब्बत भी है। तिब्बत 5000 मीटर की हाइट का है, फ्लैट लैंड है, ऊपर शीर्ष जो है वो सपाट है। अब अंतर देखिए, एक इंडिया का से रफ मैप बनाते हैं, रफ मैप बनाते हैं, और इस रफ मैप में अलग अलग पार्ट, ये है शिवालिक, फिर ऊपर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, 3 हिमालय हैं, और उसके ऊपर है यहां पे तिब्बतन प्लेटू, ये है तिब्बतन प्लेटू। क्लियर? अब मॉनसूनी विंड्स कहां आती हैं? 0 डिग्री इक्वेटर है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने, कौन सी ट्रेड विंड? याद रखिएगा, एक बार जो टर्म आ जाए, जब जितनी बार यूज हो पाए। भारत में जो मॉनसून आता है उसे वो कौन सी विंड है? वो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। अब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने इंडिया की तरफ आती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो वो कहां आएंगी? वो वेस्ट की तरफ आएंगी। तो इसीलिए इंडिया का जो मॉनसून है उसका नाम क्या है? इंडिया के मॉनसून का नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। बहुत ध्यान से, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, हमेशा याद रखिएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून, रिमेंबर ऑलवेज। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से आता है, और साउथ वेस्ट मॉनसून दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, हमेशा याद रखिएगा। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून साउथ से आता है, लेकिन शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय को क्रॉस कर करके जब तक तिब्बत पहुंचता है तो तिब्बत जो है वो रेन शैडो जोन हो जाता है। तिब्बत क्या है? रेन शैडो जोन। क्या है? रेन शैडो जोन है। तिब्बत क्या हो जाता है? रेन शैडो जोन, यानी ऐसा प्लेस जो शैडो में है। शैडो का मतलब क्या है? जो छाया में है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो तिब्बत क्या हो जाता है? एक वृष्टि छाया, वृष्टि मतलब वर्षा, वृष्टि छाया प्रदेश। यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्म में दिया है, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि तिब्बत
शुष्क क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शेडो जोन है। दक्षिण से आता हुआ मानसून जो है वो शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय क्रॉस करके उस पर तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसा थोड़ा बहुत पास से पहुंच गया, थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, प्रेसिपिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी ड्राई एरिया वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। राइट आंसर क्या होगा? ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मानसूनी विंड्स, मानसूनी विंड से दूरी की वजह से। भारत में सबसे कम रेनफॉल लेह में होती है। विच जियोग्राफिकल फीचर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द तिब्बतन हिमालय? तिब्बती हिमालय से सर्वाधिक संबंधित भौगोलिक विशेषता कौन सी है? गहरी नदियां। गहरी नदियां जो है ना, ये हिमालय की विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। गहरी नदियां, वी शेप वैली, वी आकार की घाटी, विस्तृत हिमनद, तिब्बतन हिमालय, शीत मरुस्थल परिस्थितियां, विस्तृत हिमनद जो है ना, एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स, कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस, हाई रेनफॉल वैलीज। हाई रेनफॉल वैलीज है नहीं। हाई रेनफॉल वैलीज किसकी विशेषता है? ये मेघालय पठार की विशेषता है। मेघालय प्लेटू किसकी विशेषता है? मेघालय प्लेटू या मेघालय पठार की विशेषता है। कोल्ड डेजर्ट, तिब्बत या लेह क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है। अब देखिए दो वर्ड इसमें। एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स जो हैं वो तिब्बत के पार्ट की बहुत खास विशेषता ना होकर के कुछ एरियाज हैं, जैसे केटू, अब सॉरी काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स ज्यादा हैं। कुछ एरियाज में ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वो उसकी प्राइम विशेषता नहीं है। सबसे प्राइम विशेषता ग्लेशियर्स की किसकी है? ग्रेट हिमालय की है। बात समझ रहे हैं आप? एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, कुछ प्लेसेस पे हैं। फिर डीप रिवर वैलीज, ये ग्रेट हिमालय भेजता। कोल्ड डेजर्ट कंडीशन है। अब देखिए दो वर्ड इसमें आ गए। पहला वर्ड समझते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? अगर लेस देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सेंटीमीटर ईयर, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वो जो एरिया है वो डेजर्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट कब कहलाएगा? जब वहां पे जो कंडीशंस हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स में हो, टेम्परेचर भी कम हो, वहां टेम्परेचर क्या हो? कम हो। हॉट डेजर्ट कब कहलाएगा? जब टेम्परेचर वहां ज्यादा हो। जैसे थार क्या है? हॉट डेजर्ट है। और जो तिब्बतन हिमालय है वो क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है, तो टेम्परेचर भी कम है, रेनफॉल भी कम है। लेह सबसे कम वर्षा वाला रीजन है। तो तिब्बत क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। Why is the greater Himalaya different from the other Himalaya range? ग्रेटर हिमालय क्यों अलग है? हाई डिसेक्टेड रिलीफ, अत्याधिक कटाफटा स्थल, प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, अनुदैर्य घाटियों की उपस्थिति, स्थायी हिमावरण एवं हिमनद, नवीन अवसादों चट्टानों की प्रधानता। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। जो नवीन अवसादी चट्टानें हैं, न्यूएस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये शिवालिक की सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिवालिक सबसे बाद में बना है, तो सबसे नया माउंटेन शिवालिक हुआ और सबसे नई सेडिमेंट्री रॉक जो है वो शिवालिक में है। ठीक। दूसरा कह रहा है परमानेंट स्नो कवर एंड ग्लेशियर, 61 61,000 मीटर औसत ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई? 61,000 नहीं, 6100 मीटर एवरेज हाइट किसकी है? 6100 मीटर एवरेज हाइट है किसकी? ग्रेट हिमालय की। ठीक है। और ये वैलीज की जो कंडीशन है ये मिडिल हिमालय में भी है। और अत्याधिक कटाफटा स्थल रूप जो है ये
प्राइम विशेषता पूरे हिमालय की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेटर हिमालय। तो इसका एक नाम है हिमाद्री। क्या है ये? हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये स्नो कवर्स और ग्लेशियर्स हैं यहां पे। क्या है? स्नो कवर्स और ग्लेशियर्स होने की वजह से। और 6100 मीटर एवरेज हाइट, दुनिया की 90 से ज्यादा हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो सब ग्रेट हिमालय में है। क्लियर? तो ग्रेट हिमालय में ग्लेशियर्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, क्योंकि 6100 मीटर एवरेज हाइट है। और ग्रेट हिमालय के, महान हिमालय का जो कोर पार्ट है, उस कोर पार्ट में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी इग्नियस रॉक, जैसी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय? जिनमें से कौन सी एक चोटी महान हिमालय में स्थित है? नंदा देवी, गुरु शिखर। जब भी कभी हम गुरु शिखर कहेंगे तो ये आबू हिल्स, हाईएस्ट पीक, और ये है कहां? राजस्थान। आबू हिल्स हाईएस्ट पीक, इसकी अरावली। ठीक। अनाईमुड्डी कहां पर है? ये अन्नामलाई। ठीक। और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक। हाउस पीक ऑफ साउथ इंडिया। धूपगढ़, धूपगढ़ सतपुड़ा, धूपगढ़ कहां है? सतपुड़ा रेंज में। अब आता है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। खास बात क्या है कि नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी क्या है? नेशनल पार्क भी है। ठीक है, चलिए। धूपगढ़, सतपुड़ा। अब सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय आर जनरली, नदियां जो ग्रेटर हिमालय से आ रही हैं, ये है महान हिमालय। ठीक। फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय आर जनरली, महान हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं? मौसमी और वर्षा पर आधारित जो नदियां होती हैं, ये है साउथ इंडियन रिवर, साउथ इंडियन और राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान रिवर्स, ये मौसमी पर आधारित हैं। हिम पोषित एवं बारहमासी, बिल्कुल सही है, ये हिम पोषित होती हैं और बारहमासी होती हैं, यानी इनको ग्लेशियर से वाटर मिलता है और पूरे वर्ष लगातार बहती रहती हैं। और खास बात, अब ये जब कभी
ग्रेटर हिमालय की रिवर आती हैं। अभी हम रिवर के नामों पे चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसको हम लेंदी नहीं बना रहे हैं, हर चीज एक अलग अलग सेक्शन पे। जब ये आएंगी तो ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये शिवालिक। तो ये सभी को काटती हैं और फिर अपना रूट बनाती हैं। इसीलिए ग्रेट हिमालय की रिवर को हम पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। उसका जो क्लाइमेटिक रीजन तो ये है कि छोटी और तीव्र प्रवाह वाली ये रिवर कौन सी है, छोटी और तीव्र प्रवाह वाली जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट से निकल करके अरेबियन सी में आने वाली नदियां छोटी और तीव्र प्रवाह वाली हैं। ठीक, लंबी दूरी तक भूमिगत प्रवाह जो है ये बांगर, सॉरी, ये भाभर रीजन, नदियां ऐसी हैं। और इसीलिए ग्रेट हिमालय की जो नदियां हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां। कौन सी नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। राइट आंसर क्या, हिमपोथित बारामासी तो है ही। वी शेप वैली इनकी बहुत खास बात है, जिसमें हम गॉर्ज या कैनियंस भी कहते हैं। बहुत गहरे गहरे गॉर्ज या कैनियन बनाती है कौन, हिमालय की नदियां। वाई इज द मिडिल हिमालय मोर सुटेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। क्यों मिडिल हिमालय सबसे ज्यादा सुटेबल है मानव निर्मित के लिए। देखिए, ये है ग्रेट हिमालय, 6100 मीटर एवरेज हाइट, 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। कितना मीटर, 6100 मीटर। कितना मीटर, 6100 मीटर, 6100 मीटर एवरेज, 6100 मीटर एवरेज हाइट है। और जो स्लोप है ना वो स्टीप स्लोप है, क्योंकि गहरे गहरे गॉर्ज हैं। स्टीप स्लोप मतलब बहुत तीव्र ढाल है। ठीक, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, फॉरेस्ट है डेंस। लेकिन जब कभी हम मिडिल हिमालय में आएंगे तो खास बात, क्या खास बात, 1800 मीटर प्लस एवरेज हाइट और 1800 मीटर से ऊपर का एवरेज हाइट इसका है, 3000 मीटर तक है। फिर जो स्लोप है वो कैसा है, वो जेंटल स्लोप है। और सीजनल स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड, मौसमी बहुत ठंडा पड़ता है, हमेशा तो ठंडा नहीं रहता है। ढाल जो है मंद है, तो मंद ढाल, देखिए लिखा है कोमल ढाल, कोमल ढालों एवं उपजाऊ घाटियों की वजह से कुल्लू और कांगड़ा घाटी, तो मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। ठीक है, दून और द्वार कहां है, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो ये सभी वैलीज मिडिल हिमालय से ही एसोसिएटेड है। तो सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल और सेटलमेंट बनाना कहां इजी है, मिडिल हिमालय में है। और नॉर्थ का जो पार्ट है हिमालय इसका,
जेंटल स्लोप्स हैं, फर्टाइल वैलीज हैं, एब्सेंस ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी नहीं, सीस्मिक एक्टिविटी है, भूकंप क्षेत्र है, लैक ऑफ इरोजन, बहुत इरोजन है, अपर्दन है, बहुत अपर्दन है, तो राइट आंसर क्या होगा? जेंटल स्लोप्स हैं। द शिवालिक रेंज आर मेनली कंपोज्ड बाय, द शिवालिक रेंज आर किससे बनी है शिवालिक? इग्नियस रॉक से, आग्नेय चट्टान कहां है? इग्नियस रॉक, पेनिनसुलर प्लेटू, यानी प्रायद्वीपीय पठार में, मेटामॉर्फिक रॉक प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। वैसे हिमालयी क्षेत्रों में भी मेटामॉर्फिज्म हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेशन पड़ा है, दबाव बहुत पड़ा है। अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स, वोल्केनिक ऐश, ज्वालामुखी राख से बनी नहीं है, असंयोजित अवसादी चट्टानों से बनी है, अनकंसोलिडेट सेडिमेंट से बनी है, ठीक है। अनकंसोलिडेट सेडिमेंट जिसमें चूने की चट्टानें हैं, ठीक है, बहुत सॉलिड चट्टानों से नहीं, इसीलिए यहां पे मिडिल हिमालय में लैंड स्लाइड्स बहुत होता है। पहली बात तो वहां पे कोई भी वेजिटेशन जो है कम कर दिया गया है ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से, और दूसरा कि अनकंसोलिडेट है तो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। शिवालिक रेंज मेनली किससे बना है? अनकंसोलिडेट, चूना नहीं, चूने के अलावा यहां पर जो कंकड़ पत्थर बालू बजरी से बना हुआ है, ये कह सकते हैं, कंकड़ पत्थर बालू बजरी, ठीक है। तो सैंड है, क्वार्ट्ज है, ऐसी चट्टानों से ये बना हुआ है, कॉन्ग्लोमेरेट है। दून वैलीज लाइक देहरादून और फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? देहरादून जैसी दून घाटियां कैसे बनी हुई हैं? हिमानी अपर्दन से? अपर्दन से नहीं, क्यों? क्योंकि देहरादून में इतना हिमानी है ही नहीं कि वो इरोजन करेगा। दो पर्वत श्रेणियों के बीच नदी निक्षेपण, ज्वालामुखीय गतिविधि, वॉल्केनिक से बनी नहीं है, तटीय अवसादन कोस्टल एरिया में है नहीं, तो एकदम क्लियर है। अब दो बच रहा है, हिमानी अपर्दन, तो ग्लेशियल रेंज में होता है ना, ऐसा ग्लेशियल रेंज, ऐसा यहां होता तो समझ में आता। अब ये मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक, बात कर रहा है शिवालिक के पास क्यों ऐसा है। मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसके बीच में है घाटियां जिन्हें हम दून और दुआर भी कहते हैं, जैसे कोटली दून, पाटली दून और हरिद्वार। तो ये किसके बीच है दून और द्वार? मिडिल हिमालय और शिवालिक, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो ये रिवर डिपोजिशन बिटवीन टू रेंज, हमेशा से ये नदी द्वारा, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट ये होता कि कंप्रेशन से, दबाव की शक्ति से ऐसा फोल्ड बना है, मोड़ बना है, और इसी के बीच में बनती हैं घाटियां, तो ज्यादा इफेक्टिव आंसर ये होगा। तो ऑप्शन में यही दिया है, तो रिवर डिपोजिशन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट तब होता कि इस पूरे एरिया में कंप्रेशन की वजह से, धरातल के निचले भाग से दबाव पड़ने की वजह से क्या हुआ, ऐसे फोल्ड बने हैं, और उसी में ये साइनक्लाइनल वैलीज हैं, अभिनतीय घाटियां हैं। व्हाट इज द जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पीर पंजाल रेंज? अब देखिए पीर पंजाल रेंज कहां पे है। पीर पंजाल हिमालय का पार्ट है, और हिमालय में मिडिल हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय में एक, ये है ग्रेट हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के साउथ में है, ये है पीर पंजाल, और फिर यहां पे है पैरेलल मिडिल हिमालय, ये है पीर पंजाल। और फिर यहां पे बीच का जो पार्ट है ना, यही है कश्मीर वैली।
यही क्या है? कश्मीर वैली। जैसे ग्रेट हिमालय, ये है महान हिमालय, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच है कश्मीर वैली। ऐसे ही नेपाल में काठमांडू वैली जो है वो भी किसके बीच में है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा वैलीज हैं, किसके बीच में? मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। तो पीर पंजाल क्या कह रहा है? कश्मीर घाटी को तिब्बत पठार से अलग करता है? नहीं, कश्मीर घाटी की दक्षिणी सीमा बनाता है। कश्मीर घाटी की क्या करता है? दक्षिणी सीमा बनाता है पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका पार्ट है? पीर पंजाल मिडिल हिमालय का पार्ट है। इसमें दो दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पीर पंजाल और बनिहाल कहां पे है? तो वो पीर पंजाल में है। पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे। सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है नहीं। पश्चिमी विक्षोभ से पूरी तरह रोकती है? नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये रोकती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एरिडिटी ऑफ द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट के टाइम में शुष्कता, थार में शुष्कता का प्रमुख कारण क्या है? तो पहले थार का लोकेशन देखते हैं। पहले थार का लोकेशन देखते हैं और फिर यह समझ पाएंगे कि थार में इतनी शुष्कता है क्यों। थार डेजर्ट इसलिए इतना ड्राई है, छोटा बनाते हैं फिगर। थार इसलिए इतना शुष्क है क्योंकि वो एक तरफ तो उसको रोक देता है, वहां तक विंड पहुंचने नहीं देता है एरिड वाली, सॉरी वहां पे यहां पे है अरावली। तो पूरब से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको अरावली रोक लेता है, जो नमी वाली हवाएं होती हैं। और यहां अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो सीधे कहां निकल जाती हैं? वो सीधे निकल जाती हैं शिवालिक की तरफ। तो ये भाग जो है वो एरिड हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स तो हैं, रेन शेडो इफेक्ट ऑफ अरावली। अरावली का वो क्या है? रेन शेडो इफेक्ट है। अरावली का रेन शेडो इफेक्ट है। व्हाट इज द मेजर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ अरावली रेंज? अरावली पर्वतमाला की प्रमुख भूआकृति क्या है? भारत का सबसे पुराना, अत्यधिक अपर्दित एवं विखंडित। अरावली जब भी कभी आएगा अरावली रेंज, तो आप वहां समझेंगे सबसे पुराना। ठीक, और कब बना ये? धारवाड़ रेंज, धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बना हुआ है। तीसरी खास बात, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पहले फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन था, और अब क्या हो गया है ये? अब ये रेजिडुअल, अब क्या हो गया है? ये रेजिडुअल माउंटेन हो गया है। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन का मतलब यह होता है कि ऐसा माउंटेन जो अपर्दित हो गया है, छोटे छोटे टीलों के रूप में हो गया है। तभी अभी विवाद था कि अरावली 100 मीटर से नीचे की जो अरावली, उन्हें अरावली ना माना जाए। तो अब ये टीलों के रूप में हो गया है, बहुत अपर्दित हो गया, विखंडित। लेकिन पहले ये फोल्डेड माउंटेन के फॉर्म में था, धारवाड़ सिस्टम में बना था, और सब भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, तो हाईली इरोडेड एंड फ्रेगमेंटेड।
तो बुंदेलखंड प्लेटू इज मेनली कंपोज्ड बाय बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार कहां है? एक फिगर बना लेते हैं। यह है बुंदेलखंड। यह है बुंदेलखंड पठार। ठीक, ये बुंदेलखंड बना हुआ, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड पार्ट किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड के पार्ट में ये नीस चट्टान से बना हुआ है। किससे? नीस। किससे बना हुआ है? नीस चट्टानों से बना है, इसलिए कहते हैं बुंदेलखंड नीस। और उसमें ग्रेनाइट भी है, देखिए यहां लिखा हुआ है ग्रेनाइट एंड नीस। सेडिमेंट्री लाइमस्टोन से नहीं बना हुआ है, ग्रेनाइट एंड नीस से बना हुआ है और कंपैरेटिवली ड्राई एरिया है। ये यमुना यमुना की सहायक नदियों से यहां क्या बने हैं? रेवेंस बने हैं, यानी क्या बने हैं? बीहड़ बने हैं, जिसे हम चंबल के बीहड़ भी कहते हैं। तो खैर वो मालवा में है, लेकिन ये कहां का है? ये बुंदेलखंड का पार्ट है। तो छोटा नागपुर प्लेटू इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी कभी छोटा नागपुर प्लेटू आएगा तो ये फिगर ध्यान में रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। ये रीजन है छोटा नागपुर का प्लेटू। मेनली है ये झारखंड में, गया बिहार और पुरुलिया वेस्ट बंगाल, इनमें फैला हुआ है छोटा नागपुर का प्लेटू। छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से जाती है एक रिवर जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक ऐसे ही जर्मनी में एक नदी बहती है रूर। उस रूर नदी के रीजन में कई सारे खनिज पाए जाते हैं, स्पेशली कोयला। और कई सारे जो खनिज पाए जाते हैं वो ठीक वैसे ही है छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को इंडिया का रूर कहते हैं। रूर और रूर ऑफ इंडिया या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स तो क्या है? यहां खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। और चट्टानें कौन सी हैं छोटा नागपुर के पठार में? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स हैं। धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स हैं। दूसरी खास बात कि यहां पे एक ये अग्र गंभीर पठार के रूप में है, मतलब आगे की तरफ गहरा भाग है और इसीलिए यहां वाटरफॉल्स बहुत हैं। भारत की वाटरफॉल लाइन यहीं से संबंधित है। ऊपर का भाग जो है वो पाट प्रदेश, कभी पूछ लिया से पूछेगा नहीं लेकिन पूछ ले पाट प्रदेश किसका हिस्सा है, तो पाट प्रदेश किसका हिस्सा है? ये छोटा नागपुर का हिस्सा है पठार। और बीच में कौन सी नदी बहती है? दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है?
हुगली की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू? देखिए यहां पे गलती लिखी है, मैंने ये करेक्ट किया था एक्चुअली, ये महानदी नहीं है, यहां होनी चाहिए दामोदर। दामोदर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से होती है। और जब भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है तो एक बात और समझिएगा कि ये वो एरिया है जहां भारत का मेन कोल डिपोजिशन है। ये वो एरिया है जहां भारत में आयरन ओर है, मैंगनीज है, तो मिनरल रिच एरिया है। ठीक है, प्लेट्यूज, रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, ये सब यहीं पर है। ठीक है, दामोदर इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन जियोग्राफिकल फंक्शन ऑफ द विंध्यन रेंज? विंध्यन रेंज फिगर बना लेते हैं, विंध्यन रेंज को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज अलग नहीं है, विंध्यन रेंज समूह है। किसका किसका? यह है कैमूर हिल्स। कौन सी है? कैमूर। और भारनेर, या जिसे हम कहते हैं भांडेर, भांडेर पठार। और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, इन सब को मिला के कहते हैं हम विंध्यन रेंज। ठीक, 1050, 1000 मीटर लंबी है। और किससे बनी है ये बनी है रेड सैंड स्टोन, लाल बालू पत्थर से बनी है। और एक्वेटिक है, जलीय है। ज्यादातर जो भारत के मॉन्यूमेंट्स बने हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, सब इसी से बने हैं। फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ कोस्टल प्लेन, मानसूनी पवनों को रोकता है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक, बहुत खास बात। यहां से नॉर्थ की तरफ स्लोप है तो नदियां नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल, बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, ये सब कैसे हैं? ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं। नर्मदा रिवर आती है वेस्ट की तरफ, अमरकंटक से निकल करके, और बाकी नॉर्थ की नॉर्थ। तो ये क्या है? वाटर डिवाइडर है। यहां पे विंध्यन रेंज, और ये है अरावली। ये सभी क्या है? ये वाटर डिवाइडर का काम करते हैं, उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। तटीय मैदान की सीमा बनाता नहीं है, वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बनाते हैं। ज्वालामुखी पठार से इसका कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? एक्टिंग द वाटरशेड बिटवीन द साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ इंडिया। द रॉक ऑफ द विंध्यन रेंज आर मेनली रिलेटेड टू, किससे बनी हुई हैं? हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री लेयर्स की बनी हुई हैं, क्षैतिज और सादी चट्टानें बनी हुई हैं, जिसमें क्या मिलता है? जिसमें रेड सैंडस्टोन मिलता है। रेड सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू कहां मिलेगा? नदी में। रेड सैंडस्टोन मिलेगा। और खास बात क्या है? दक्कन ट्रैप बेसाल्ट, ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। गोंडवाना कोयला शैल जो है वो कहां पे है? गोंडवाना। जब भी कभी आएगा तो ये रिवर वैलीज, नदी घाटियों में। और क्या मिलता है? भारत का मोस्टली कोयला मिलेगा यहां पे। वलित और कायांत्रित जो है ये हिमालय की विशेषता है। वलित मतलब फोल्डेड, और कायांत्रित मतलब उनका रूप परिवर्तन, फोल्डेड एंड मेटामॉर्फिक हो चुकी हैं, तो हिमालय का इंपैक्ट है। विंध्यन रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री लेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सही मैच नहीं है? शिवालिक असंयोजित अवसाद, बिल्कुल है असंयोजित, कोई संगठित नहीं है। महान हिमालय ग्रेनाइट कोर, बिल्कुल महान हिमालय के कोर में ग्रेनाइट पाया जाता है। सुमेलित इज इनकरेक्टली, गलत सुमेलित है। देखिए ये गलत, इनकरेक्टली, टेल ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर छोटा नागपुर पठार ज्वालामुखी, उत्तर का मैदान जलोढ़ निक्षेप है, छोटा नागपुर का पठार ज्वालामुखी पठार ना हो करके ये से कहते हैं अग्र गंभीर पठार, यानी ऐसा पठार जो आगे की तरफ गहरा है। अब इस अग्र गंभीर पठार की वजह से यहां पर वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा हैं। अब आते हैं हम पॉइंट्स पे, बहुत ध्यान से। भारत में फिजिकल रीजन, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से इसे पढ़ना है हमें, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो गलत करेंगे। तिब्बत का हिमालय सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तिब्बत या ट्रांस हिमालय, एक बात है ये ब्लू रंग से, और फिर यह है हिमालय। तो तिब्बत हिमालय ऊपर है और उसके नीचे कौन है, हिमालय है। दोनों अलग अलग बातें हैं, नॉर्दर्न रीजन की ये खास बात है। फिर उसके नीचे आएगा जलोढ़ मैदान। तो अगर एक क्रम बनाए तो पहले तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय, उसके बाद हिमालय की तीनों रेंज, हिमालय तीनों रेंज मतलब कौन, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और फिर आता है जलोढ़ मैदान। अरावली देखिए यहां से यहां तक। ये सब फिगर आप ऐसा प्रिंट करा के रख लीजिए ना, तो एटलस से ज्यादा काम करेगा ये, ठीक। ये प्लेस है दंडकारण्य, अराकान योमा हिल्स यहां पे है, ये हिमालय का पार्ट है। अराकान योमा हिमालय का पार्ट है, भारत और म्यांमार की सीमा पर है। सुंदरवन का डेल्टा यहां पे है, वेस्ट बंगाल में। पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी यहां पे है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे चर्चा होगी धीरे धीरे। तमिलनाडु का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये फिगर जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपके लिए सीधा फिगर है जिसे आप प्रिंट करा लीजिए। जब ये प्रिंट हो जाएगा तब इस पे एफर्ट करना लाजमी होगा। अभी जब तक प्रिंट नहीं होगा तब तक आपके हमारे किसी काम का नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रिंट जैसे ही कराएंगे आपके बहुत फायदे में होगा। ये सब प्रिंट जैसे ही प्रिंट होगा आपको क्लियर पता लगना, अच्छा ये यहां, अभी तो आपको पता ही नहीं कौन कहां है। और प्रिंट बड़ा A3 पे करा लीजिए, A2 पे करा लीजिए, चिपका लीजिए। अब आते हैं भारत का भौतिक प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यही हम पढ़ रहे थे। फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश में क्या है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, विविधता है। क्यों विविधता है, एक पार्ट है प्लेन, विशाल मैदान है जो सागर तल से 200 से 300 मीटर ऊपर है, विशाल मैदान है जो 200 टू 300 मीटर ऊपर है, ठीक। उसके बाद इसी में डिफरेंस, डाइवर्सिटीज कैसी हैं, विशाल मैदान 200 से 300 मीटर ऊपर है, जबकि जब हम हिमालय पर्वत के शिखर पे आएंगे तो वो 700 से 800 सॉरी 7000 से 8000 मीटर है। हिमालय 7-8 हजार मीटर ऊंचा है, प्लेन्स 200-300 मीटर ऊपर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एंशिएंट मोस्ट रॉक से बना हुआ है, वो 800-900 मीटर ऊपर है, 1200 मीटर ऊपर है। तो डाइवर्सिटी है। हिमालय पे जो वनस्पतियां हैं वो पतझड़ है, वो कैसी है, टेम्परेट है। प्लेटू पे जो पठार पे जो वनस्पतियां हैं वो कैसी हैं, वो डेसिडियस हैं। मैदान में नेचुरल वेजिटेशन का बहुत कमी है, वहां पर डिपॉजिटेड प्लेन है। चेरापूंजी में जाएंगे तो 1000 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। थार और जैसलमेर और लेह जाएंगे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। तो ये क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। एंशिएंट मोस्ट रॉक से बना हुआ है, सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, 70 करोड़ साल पुरानी, ग्रेनाइट नीस और सिस्ट। और वहीं पर प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है और ग्रेट प्लेन्स है। तटीय मैदान जो हिमालय जो समुद्र के किनारे किनारे बना हुआ है, ये तटीय मैदान नए बन रहे हैं। फिर ऐसे ही हिमालय जो है वो अभी भी कंप्रेशन फोर्स से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है। इसलिए हिमालय इम्बैलेंसिंग है, धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा है और ये टेक्टोनिक प्लेट के बीच का रीजन है, जिससे यहां पर क्या होती है, यहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हिमालय अर्थक्वेक आने का रीजन है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है और उस टकराहट से, कंप्रेशन से
सिस्मिक एक्टिविटी होती है। हिमालय भारत का सबसे ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटी वाला रीजन है। अब भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, यही हमारा पार्ट है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान या द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशेषताएं देखिए, जब ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं कि नॉर्दर्न हिमालय जो है वो कटिप कंप्रेशन से बना है, दबाव की शक्तियों से बना है। तो क्या आ गया है उसमें, फोल्ड आ गए हैं, और वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है तिब्बत का हिमालय, एक है हिमालय, लेकिन दोनों की खास बात है कि दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है और सादी चट्टानों से बना हुआ है। तिब्बत का हिमालय भी और ग्रेट हिमालय भी दोनों सादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय ज्यादा ऊंचा है, तिब्बत हिमालय कम ऊंचा है। तिब्बत हिमालय से पहले बना हुआ है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब तिब्बत हिमालय का पार्ट है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। हिमालय की खास बात है कि रिवर्स यहां जो हैं वो ग्लेशियर से आती हैं। हिमालय 6000 मीटर एवरेज ऊंचा है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है और आर्क शेप है, ऐसा तलवार की भांति है। कैसा है, आर्क शेप है। 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, 2500 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई 400 किलोमीटर ही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी जो हाइट है, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो इसकी वाइडनेस है, चौड़ाई है, वो कम होती जाती है। वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है, ईस्ट में कम चौड़ा है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। हिमालय में यू शेप्ड, वी शेप और यू शेप वैली, यू शेप वैली बनाता है हमेशा ग्लेशियर, और वी शेप वैली ऐसी गहरी गहरी घाटियां कौन बनाता है, नदी बनाती है। तो वी शेप वैली कौन बना रहा है, नदी, और यू शेप वैली कौन बना रहा है, ग्लेशियर। नदियां अपने यू टर्न को लेती हैं, यानी जा रहे हैं सीधा यू टर्न ले ली। और ज्यादातर नदियां कैसी हैं, एंटीसीडेंट। हिमालय का ड्रेनेज कैसा है, एंटीसीडेंट, मतलब नदियां हिमालय के उत्थान से पूर्व से बह रही हैं, या वो नदियां जो अपने सामने के अपलिफ्टमेंट को काट करके आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट। इसीलिए ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय की जितनी नदियां हैं वो एंटीसीडेंट रिवर हैं। तो ग्रेट हिमालय से नदी निकली, सामने उसको मिला मिडिल हिमालय, फिर सामने मिला शिवालिक, दोनों को काट के वो मैदान की तरफ आ गई। तो कैसी हुई, एंटीसीडेंट। गंगा, सिंधु, सतलज, ये सब एंटीसीडेंट। तो गार्ज मिलेंगे, शीतोष्ण सघन वनस्पतियां मिलेंगी। अब कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी किसके पार्ट हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी ग्रेट तिब्बतन प्लेटू के पार्ट हैं, तिब्बतन रेंज के पार्ट है। और हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और पीर पंजाल, ये कैसे हैं, ये मिडिल, ये सभी हिमालय के पार्ट हैं। इंडिया में कभी हाईएस्ट पीक पूछेगा ना तो K2 गार्डविन ऑस्टिन लगाइएगा, कुछ और नहीं। K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ये इंडिया का एंशिएंट मोस्ट रॉक होगी, सबसे पुरानी चट्टानें, सॉरी एंशिएंट मोस्ट, सॉरी नहीं, हाईएस्ट पीक K2 गार्डविन ऑस्टिन सबसे पुरानी, और कराकोरम रेंज में है ये। कहां पर है ये, कराकोरम रेंज, ये सबसे ऊपर कराकोरम रेंज, सबसे ऊपर ये कराकोरम रेंज। कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और लद्दाख का जो बीच में है उसका पूर्वी विस्तार कौन है, कैलाश, ये है कैलाश। कैलाश लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार है, और ये क्रम भी है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्रम है ऊपर से नीचे, और कैलाश जो है वो लद्दाख का पूर्वी विस्तार है। तो प्रिंट कराएंगे, पता लगेगा। अब देखिए खास बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, यहां से। कराकोरम में हिस्पार, कराकोरम में हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा, सियाचिन, तसाइमी और बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पार, सियाचिन, ससाइमी, ये सभी क्या हैं, ये सभी ग्लेशियर हैं। और कहां पाए जाते हैं, ये सभी कराकोरम रेंज में है। इसमें है कराकोरम, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा, ससाइमी, सियाचिन। सियाचिन बिगेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा, ठीक है।
सिंधु नदी किसके बीच से जाती है? जास्कर और लद्दाख के बीच से। याद रखिएगा, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी और जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। माउंट राकापोशी कहां पे है? ये लद्दाख की हाईएस्ट पीक है। माउंट राकापोशी किसकी हाईएस्ट पीक है? लद्दाख। एक खास बात, तिब्बतन हिमालय और ये ग्रेट हिमालय है, और ये है तिब्बत हिमालय। इन दोनों के बीच, सभी हिमालय के बीच में एक एक भ्रंश घाटी है, फॉल्ट लाइन है। तो तिब्बतन हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो भ्रंश है, दरार है, और वो एक ऐसे आया जैसे दफ्ती है ना, दफ्ती को मोड़ दीजिए तो दरार घाटी बन जाती है, क्रैक बन जाता है, तो वैसे ही क्रैक है, और इसे कहते हैं हम हिंज लाइन। हिंज लाइन एक फॉल्ट है, या इसे शचर जोन भी कहते हैं। क्या है? शचर जोन या हिंज लाइन। अब हिमालय के 3 पार्ट हैं। पहला महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय, इसी का पूर्वी विस्तार पीर पंजाल भी है, और तीसरा शिवालिक जिसे हम फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहते हैं। शिवालिक या फुट हिल्स ऑफ हिमालय। अब ये पूरा का पूरा पेज जब आप प्रिंट कराएंगे तब आपको इसकी पूरी बेसिक फंडामेंटल पता लगेगी, जो हिमालय की फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, खास बातें सब समझते चलते हैं। देखिए, हिमालय ये है ग्रेट हिमालय, फिर है मिडिल हिमालय, और फिर है शिवालिक। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये है शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक जो है ये क्रम में है, पैरेलल रेंज है। कैसी हैं? पैरेलल रेंज, ध्यान रखिएगा। और इन पैरेलल रेंज में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का क्रम याद रखिएगा, खास बात है। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय जो है वो 6100 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 61। मिडिल हिमालय जो है वो कितना ऊंचा है? वो 1800 टू 3000 मीटर ऊंचा है। शिवालिक जो है ये 900 टू 1200 मीटर्स प्लस। ठीक, सभी एक दूसरे से फॉल्ट से अलग होते हैं, भ्रंश से अलग हैं। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जिसका पार्ट पीर पंजाल भी है, मैंने फिगर में बनाया था ये बात, वहां पे कौन है? कश्मीर वैली है। देखिए लिखा कश्मीर वैली। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर वैली और कुल्लू और कांगड़ा वैलीज भी हैं। कौन सी वैलीज? कुल्लू एंड कांगड़ा वैलीज। इसके बीच में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। फिर माउंट एवरेस्ट में हाईएस्ट पीक्स, जो मैप आप प्रिंट कराएंगे ना तो सारी पीक्स दी हुई हैं, ईस्ट से वेस्ट तक, पूरब से पश्चिम तक का पूरा पीक दिया हुआ है, मतलब चोटियां। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी चोटी कहां पर है, पूछा था ना अभी क्वेश्चन में। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिए वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो एक क्वेश्चन नहीं है। वो क्या है? वो एक टॉपिक है। तो उसे टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि वो पूरा टॉपिक कवर करें आप। मिडिल हिमालय किससे बना हुआ है? चूना पत्थर और क्वार्ड से। मध्य हिमालय किससे बना हुआ है? चूना पत्थर और क्वार्ड से बना हुआ है, लाइमस्टोन और क्वार्ड्स। जबकि ग्रेट हिमालय जो बना है, महान हिमालय जो बना है, वो किससे बना हुआ है? ऊपर का पार्ट उसका सेडिमेंट्री है, और कोर पार्ट जो उसका है वो किसका बना हुआ है? वो इग्नियस रॉक का बना हुआ है। शिवालिक किसका बना हुआ है? शिवालिक बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर, सैंड, पेबल्स, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंड, पेबल्स और कॉन्ग्लोमेरेट का बना हुआ है। इसीलिए जैसे ही आप
इस पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे ये टूटेगा। शिवालिक की एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि शिवालिक ऐसे माउंटेन है जो बीच में ब्रेक हो गए हैं। शिवालिक ऐसा माउंटेन है जो बीच में ब्रेक है, और ब्रेक होने के बाद ये दिखाई पड़ता है सीधे कहां पे, ये ब्रेक होने के बाद दिखाई पड़ता है यहीं तक आके शिवालिक रुक जाएगा। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग पीक्स के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। क्या क्या नाम उनके? डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये किसका पार्ट है? ये हिमालय का पार्ट है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये हिमालय का पार्ट है। और कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, जो बीच में नदियों ने काट के इसको यहां से खत्म कर दिया। अब यहां पे ये निकलती हैं डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के फॉर्म में। ठीक, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी है क्या? ये सभी ट्राइब्स, जनजातियां हैं। और ये जनजातियां हैं कहां की? ये जनजातियां कहां से हैं? ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां, उन्हीं के नाम पे ये माउंटेन का नाम रखा गया है। इसी को मैनाक माउंटेन भी कहते थे। क्या कहते हैं? मैनाक माउंटेन। अभी ये पूर्वी घटोला आया नहीं है यहां पे, तो हम ग्रेट प्लेन्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ग्रेट प्लेन्स वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। महान मैदान ठीक पैरेलल नीचे, किसके नीचे? एग्जैक्ट एकदम शिवालिक के बाद ग्रेट प्लेन्स है जो 3 पार्ट में है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान किसका बना हुआ है? गंगा की मुख्य नदी उसकी है, उसी की नदियों, सहायक नदियों के डिपॉजिट से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? रेत और सख्त चिकनी मिट्टी का बना हुआ है, जिसे हम खादर और बांगर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। खादर जो है वो न्यू एल्यूवियल है, बांगर जो है वो ओल्ड एल्यूवियल है। ठीक, बांगर में कुछ कुछ चूने के ग्रेनुअल्स भी मिलते हैं, चूने के ग्रेनुअल्स भी मिलते हैं, यानी पुरानी कांप मृदा है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है उसकी कम है बांगर की। और जबकि खादर क्या है? जलोढ़ है, इसे कछारी कछारी मृदा भी कहते हैं। कछार रीजन जो है, स्पेशली वो मध्य जो गंगा का मैदान है उसकी खास बात है, घाघरा की खास बात है उसका कछार रीजन। भाबर 8 से 16 किलोमीटर का है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का डिपोजिशन है, और वहीं पर जो नदियां हैं वो इंटरमिटेंट हो जाती हैं, मतलब ऐसा कंकड़ पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं, फिर कुछ समय बाद निकलती हैं। इसलिए वो पर्वतीय तराई रीजन जो है 15 से 30 किलोमीटर का रीजन है, निम्न समतल मैदान है और दलदली भूमि है। कैसा है? दलदली भूमि है। रामगंगा के रीजन में जो कि वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे कुछ वहां पे बालू बजरी कंकड़ पत्थर का पार्ट है। ठीक है, और वो कंकरीला मैदान जो है वो चूने का है, वेस्टर्न पार्ट है यूपी का। वर्षा ज्यादा होती नहीं है और उस एरिया में इरोजन हुआ है, तो कंकड़ीली चूने की भूमि बन गई है वहां पे। मैप प्रिंट कराइएगा, एडवांटेज तब आपको मिलेगा इसको पढ़ने को ज्यादा। बाकी पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा दिल्ली के राज्यों में है। कौन सी नदियां हैं? सतलज, मैच कराएगा, सतलज, व्यास और रावी रिवर। पूछेगा पंजाब हरियाणा में कौन सी रिवर है, तो आप कहेंगे सतलज, व्यास और रावी रिवर है। और नदियों के किनारे के रीजन को क्या कहते हैं? खादर। रावी तथा व्यास के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? अपर बारी दोआब। अपर बारी दोआब, रावी और व्यास। व्यास और सतलज के बीच में क्या कहते हैं? विस्त दोआब। जैसे लिखा है ना, व्यास और सतलज, तो विस्त दोआब। ठीक, रावी और व्यास तो अपर बारी
ठीक है, रावी और ब्यास के बीच में अपर बाहरी दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। राजस्थान एक प्लेन एरिया है जहां सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बालू के टीले मिलते हैं, और ये अरावली का जो रीजन है ना, अरावली के वेस्ट और ईस्ट में फिगर बना लेते हैं। यहां पे है अरावली। अब ये अरावली के वेस्ट का मैदान है, अरावली के ईस्ट का मैदान है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है राजस्थान का प्लेन। क्या खास बात है उसकी? सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं और वहां पर कुछ लेक्स हैं। कौन कौन सी? सांभर, डीडवाना, लून करणसर, कुचामान, डेगना। कैसी है ये साल्टी नमकीन वाली लेक है। मैच वर्ड में पूछेगा कि सांभर, डीडवाना, सांभर तो समझ जाएंगे, लेकिन जब डीडवाना, लून करणसर, डेगना पूछेगा, कुचामान पूछेगा, तो वो कहां पे है? राजस्थान में, याद रखेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। गंगा का मैदान, गंगा प्लेन। गंगा का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन एक अग्रगर्त। गंगा हमेशा देखिए अग्रगर्त, गंगा का मैदान अग्रगर्त रूप में है। कैसे? ये है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। और यहां पे है शिवालिक। अब ये शिवालिक के और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में एक गैप था, गहरा भाग था। उसी गहरे भाग में हिमालय की रिवर्स ने और पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर्स ने क्या किया है? डिपॉजिट किया है, लगातार क्या किया है? डिपॉजिट। और इस डिपोजिशन से बाद में क्या बन गया है? प्लेन। क्या बन गया? वहां से प्लेन बन गया है। ठीक, तो गंगा का मैदान कैसे बना है? डिपोजिशन से, सेडिमेंट के डिपोजिशन से, याद रखिएगा। गंगा का मैदान कैसे बना है? सेडिमेंट के डिपोजिशन से। तीन वही पार्ट, ग्रेट हिमालय, सॉरी, गंगा का मैदान तीन पार्ट। अगर इस पूरे पार्ट को हम गंगा के मैदान में समझ लें तो यह है अपर गंगा मैदान, मिडिल गंगा, और यह है लोअर गंगा। लोअर गंगा का मैदान जो है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल का रीजन है। लोअर गंगा का मैदान जो है वो बेसिकली कहां, वो स्पेशली कहां है? बंगाल का। मिडिल गंगा जो है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, घाघरा से ये स्टार्ट हो जाता है। बाढ़ के लिए मिडिल गंगा और लोअर गंगा फ्लड्स के लिए बहुत जाना जाता है। बाढ़, यहां नदियों का रास्ता, रूट चेंज करना मिडिल गंगा की खास बात है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है ना वो असम में है मेनली। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो असम में है, और असम में ब्रह्मपुत्र अपने फ्लड कंडीशंस के लिए बहुत जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र फ्लड के लिए असम में, कहां पर है? असम में है। माजुली एक द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र, वो बहुत फेमस है, नदी द्वीपों में सबसे बड़ा है। पेनिनसुलर प्लेटू हम पढ़ रहे थे अरावलीज। अरावली में आबू शिखर, देखिए आबू हिल्स, अरावली का सर्वोच्च शिखर 800 मीटर है। ये स्टार्ट होती है कहां से? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। कहां से? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, हमेशा याद रखिएगा। सबसे आबू हिल्स सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स इसकी। क्वार्ट्ज से बनी है। किससे बनी हुई है? नीस से बनी हुई है और ग्रेनाइट से। अरावली फोल्डेड माउंटेन के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी और अब वो रेजिडुअल है क्योंकि इस पे अक्षयपर्दन बहुत ज्यादा हुआ है। अरावली एक जल विभाजक की तरह काम करती है क्योंकि वेस्ट की तरफ लूनी और ईस्ट की तरफ बनास मेन रिवर है। अभी कट पिट के अरावली बहुत छोटी हो गई है, इसीलिए भी विवाद भी एक अरावली का था। बीच में मालवा पठार है। मालवा पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है और ये दो रेंज के बीच में है। यहां पे है अरावली और ये नीचे है इसके विंध्यन रेंज। तो मालवा वहां पर बीच में है अरावली के और विंध्यन रेंज के। ब्लैक सॉइल का रोलिंग प्लेन है।
मेन रिवर है मालवा की चंबल। चंबल वहां बनाती है बैडलैंड टोपोग्राफी या रेवेंस। ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी या रेवेंस बनाती है चंबल, जिससे वहां पर उपजाऊपन कम हो गया है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल सहायक नदी है यमुना की। अब अरावली पहाड़ियों के कुछ निकनेम हैं, जैसे उदयपुर में जरगा, मैच वर्ड में पूछा जा सकता है। उदयपुर में जरगा, टोडगढ़ में मारवाड़ हिल्स, अलवर में हर्षनाथ हिल्स, दिल्ली में दिल्ली रिज। मैच वर्ड में यही क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन मैच वर्ड में बनेगा, बाकी सब प्रिंट कराएंगे, आसानी भाषा में लिखा हुआ है। अब इसे मालवा पठार की मुख्य नदियां मैंने बताया था, पार्वती, नीवज, काली सिंध, बेतवा, काली सिंध। और सभी ये सब किसकी सहायक नदी हैं? मालवा पठार की मेन नदी है चंबल, चंबल से मिलती है, चंबल जाके यमुना मिलती है। तो ये जो पार्वती, बनास, नीवज, बेतवा, चंबल, काली सिंध है, ये सब यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। मालवा पठार रोलिंग प्लेन है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, जैसे ग्वालियर हिल्स। तो ये सब छोटी छोटी ऊंची पहाड़ियां हैं और वो मालवा की विशेषता है। 3 राज्यों में इसका कैचमेंट एरिया है, और ये 3 राज्य जो हैं वो राजस्थान है, यूपी है और मध्य प्रदेश। तीनों के बीच के क्षेत्र है, इसलिए वहां पर बेहड़ों में पहले डाकू हुआ करते थे कि वो किसी भी राज्य में शिफ्ट हो जाया करते थे आसानी से। अब फिर मालवा के पूरब का इलाका है, भाग है बुंदेलखंड। ठीक, ये एरिड एरिया है, ड्राई एरिया है, शुष्क रीजन है बुंदेलखंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट था बुंदेलखंड। प्राचीन नीस चट्टानों से मिलकर बना हुआ है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड ड्राई एरिया है, शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि वहां वो वृष्टि छाया में पड़ जाता है, सामने विंध्यन रेंज उसको रोकता है। बुंदेलखंड नीस खास बात है। उसके बगल में बघेलखंड है। बघेलखंड यूपी में वो प्रयागराज और सोनभद्र का पार्ट है। बुंदेलखंड के बाद जो बघेलखंड पूरब में है वो मिनरल रिच भी है, कोयला भी मिलता है, वहां मिनरल्स रिच एरिया है। फॉरेस्ट का घना एरिया भी बघेलखंड है। फिर आते हैं विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज रेड सैंड स्टोन का है, वो गुजरात से शुरू होता है, विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ के रूप में बिहार तक पहुंच जाता है। विंध्यन रेंज के साउथ में नर्मदा, और खुद विंध्यन रेंज नॉर्थ और साउथ के बीच में एक वाटर डिवाइडर का काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। विंध्याचल रेंज के साउथ में आएंगे छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से झारखंड में मिलता है। छोटा नागपुर पठार गया बिहार, झारखंड मेनली हजारीबाग, रांची, कोडरमा ये सब, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के मिलके बनता है। भारत का रूर कहते हैं, भारत में सबसे समृद्ध पठार जो खनिजों के लिए है। इंडिया का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। पार्ट रीजन यहां की बहुत खास बात है, जब भी कभी आएगा तो पैट प्रदेश इसे मानेंगे। हजारीबाग, रांची, धनबाद यहां के एरियाज हैं। तो ये आज की क्लास है, ये प्रिंट जरूर कराइए। जितने ज्यादा प्रिंट कराएंगे उतने ज्यादा प्रिंट करा के पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए इफेक्टिव होगा। आज की क्लास में इतना ही। फॉलो कीजिए द टीचर्स टुडे के टेलीग्राम चैनल को, और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छी कीजिए। बाय।